जय हिंद एवरीवन। तो ये वीडियो पार्ट थर्ड है टॉप 200 ईडियम एंड फ्रेजेस का, जिसमें कि 150 से 200 तक आज करवाएंगे और इस तरह से टॉप 200 का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास जो है अपने आप में एक बेहतरीन क्लास होने वाला है, क्योंकि मैं आज पूरा कोशिश करूँगा कि आप वीडियो देखकर ही सारा कुछ याद कर लें। तो बने रहे वीडियो पे। स्टार्ट करते हैं 151 नंबर से। इसमें लिखा है इन द लॉन्ग रन। देखिए, इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ, आप अपने आप से समझिए कि आप कोई एक लॉन्ग रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। क्या होगा? रिजल्ट होगा। लेकिन कब होगा? वो लॉन्ग रन है, इसलिए पहले नहीं होगा, आखिरी में होगा। कब होगा? आखिरी में। इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखना है कि इन द लॉन्ग रन मतलब आखिरी में, आखिरकार में। तो इसका इंग्लिश आप लिख दीजिएगा इन द एंड। इन द एंड, ठीक है। इन द लॉन्ग रन का मीनिंग लिखिएगा इन द एंड। चलिए आगे देखते हैं 152 इट्स ग्रीक टू मी। देखिए, इट्स ग्रीक टू मी लिखा है, आपको कैसे याद रखना है? ग्रीक भी एक लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश आपको कोई बोलेगा तो आप समझ जाइएगा, लेकिन क्या आपको कोई ग्रीक बोलेगा तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। वो क्या हो जाएगा? आपके समझ से बाहर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर लिखा रहे इट्स ग्रीक टू मी, इसका मतलब हो जाएगा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। 153 है जंप द गन। इसका हिंदी है जल्दबाजी करना। इंग्लिश में लिखिएगा स्टार्ट समथिंग टू सून, मतलब बहुत जल्दी ही कोई चीज़ को स्टार्ट कर देना। तो देखिए, इसको कैसे याद रखिएगा मैं बताता हूँ। जंप द गन। गन गन मतलब हथियार, मतलब बंदूक होता है, समझते ही होंगे आप लोग। तो बंदूक जो है उस किस टाइप का सिलेबस है? तो वो गुंडागर्दी का सिलेबस है। अभी कोई गुंडागर्दी में नहीं उतरा, अभी उसको कुछ आता ही नहीं है, सीधा वो गन को जंप करने लगा, मतलब हथियार से खेलने लगा। तो मतलब उसका क्या हो गया कि जल्दीबाजी कर रहा है। गुंडागर्दी का सिलेबस पूरा नहीं किया, वो क्या कर रहा है? जल्दबाजी कर रहा है। तो आप क्या लिखिएगा? स्टार्ट समथिंग टू सून, ठीक है। 154 लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसको अगर समझिएगा तोड़कर, तो इसमें क्या आप समझिएगा कि कुत्ता सो रहा है, उसको सोए पड़े रहने दो, ये मतलब हो रहा है। तो आप अपने आप से पूछिएगा कि कुत्ता सो रहा है, उसको सोए क्यों छोड़े? इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि कुत्ता जागे तो आप पे भूखे या आपको संकट में डाल दे, काट ले या दौड़ा दे। इस तरह से आपको याद रखना है कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल। आपको ट्रबल नहीं चाहिए, ट्रबल को आपको अवॉइड करना है, इसलिए आपको उस चीज़ को छोड़ना होगा। टू लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल। इसका हिंदी में मतलब होता है सोते शेर को मत छेड़ो। आगे देखिए 155 लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसको जब आप समझिएगा तो कहना चाह रहा है कि ऐसा ज़िंदगी है कि हाथ से मुंह तक का ही ज़िंदगी है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, समझिए ऐसा कि मतलब जिंदा किस लिए? तो हाथ से उठाकर मुंह में खाना डाल रहा है, बस इसलिए जिंदा है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है? जैसे तैसे गुजर बसर करना। आपको इंग्लिश में क्या लिखना होगा? टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा। मतलब इतना पैसा है कि ज़िंदा रहे, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ना आपको घूमना है, ना आपको शॉपिंग करना है, ना रेस्टोरेंट जाना है, ना पार्क जाना है, ना बाइक चलाना है, कुछ नहीं। सिर्फ हाथ से मुंह तक का ही मतलब है, जैसे तैसे गुजर बस करना, ठीक है। 156 देखिए मेक नो बोन्स अबाउट। तो देखिए मेक नो बोन्स अबाउट जब आएगा तो आपको इस तरह से लिंक करना है। यहाँ पे देखिए नो बोन्स लिखा हुआ, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, कभी किसी से झगड़ा होता है या मारपीट होता है तो क्या होता है? किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। टूटता क्या है? हड्डी। अब जिस इंसान का हड्डी ही नहीं है, नो बोन है, तो उसका कुछ टूटेगा? मतलब हड्डी टूटेगा? नहीं टूटेगा। और लड़ाई झगड़ा में अक्सर क्या होता है? हड्डी टूटता है, या बोला जाता है कि मैं तुम्हारा हड्डी तोड़ दूंगा, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। कभी कोई आज तक बोला कि मैं तुम्हारा मांस तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा गुद्दा तोड़ दूंगा? नहीं बोला। तो इस तरह से आप लिंक कीजिएगा कि मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होगा कि जरा भी नहीं हिचकिचाना। अगर उसके किसी के शरीर में हड्डी ही नहीं है तो वो किसी से फिर क्यों हिचकिचाएगा? जो सच है वो सच है। गुंडा को गुंडा बोल देगा, चोर को चोर बोल देगा, क्योंकि उसको डर ही नहीं है कि मेरा ना हड्डी टूटेगा, ना पैर टूटेगा, ना हाथ टूटेगा ठीक है। तो आपको याद रखना, जरा भी नहीं हिचकिचाना। डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, ठीक है। या नहीं तो लिखिएगा टू स्टेट समथिंग क्लियरली, वो भी चीज़ को क्लियरली बोल देना है। यही हो गया क्या? मेक नो बोन्स अबाउट। 157 है ऑन टेंटर हुक्स। तो देखिए इसको आप टेंटर को 73 करके रिलेट कर लीजिए, हुक्स को याद कर लीजिए दुख से, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स मतलब 73 दुख। अब दुख किसको होता है? जो चिंता में रहता है। या दुख होगा तो आप क्या कीजिएगा? चिंता कीजिएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। ऑन टेंटर हुक मतलब कि बहुत सारा दुख, 73 दुख चिंता में। इंग्लिश में लिखिएगा एनेक्सियस
ये लिख दीजिए, या फिर याद कीजिएगा कि इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, ये इस तरह से लिंक कर लीजिएगा। आगे देखिए 158, प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब क्या होगा? बिना किसी विशेष तैयारी के कुछ करना, इंग्लिश में लिखिएगा टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। अब समझिए इसको याद कैसे करना। प्ले इट बाय ईयर मतलब कान से कोई चीज़ प्ले करना, बजाना। कान से कैसे कुछ बजता है? बजेगा तो ईयरफोन से, है ना, है कि नहीं? ईयरफोन से ही बजेगा कुछ अगर बजाना है। चलिए अब आप इसको इस तरह से रिलेट करना है कि आप रोड पे गए, कहीं ऐसा सुने कि कोई पानी पूरी बनाने का रेसिपी बता रहा है आपको कि पानी पूरी ऐसे बनता है। अब आपका दिमाग में वो चीज़ आ गया, आप सुन लिए इस तरह से पानी पूरी बन जाएगा। आप घर आए, घर में आप दिमाग लगा रहे हैं कि क्या क्या बोला था, तो आटा लेना है, सूजी लेना है, मैदा लेना है, मिक्स कर देना है। ईयरफोन पे आप नहीं सुन रहे, आप अपना कान से ही जो सुने थे वही आप दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। और क्या किए, किचन में गए, फटफट फटफट सब उस तरह का काम किए और मटेरियल हो गया ख़राब, कुछ नहीं बना आपसे, ठीक है। तो अब इसको रिलेट कीजिए फिर से। प्ले इट बाय ईयर मतलब क्या हो जाएगा कि टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के ही कुछ कर देना, उसी को क्या कहेंगे? प्ले इट बाय ईयर, ठीक है। आगे देखते हैं 159, और या थ्रो कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर अगर आप फेंक रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि आपकी दीदी रोटी पकाने जा रही है, या फिर वो यही समझिए पानी पूरी पका रही है। आपकी दीदी एकदम मटेरियल तैयार कर रही है, आटा चावल जो भी लगता है सूजी सब रेडी कर रही है। आप दीदी के पास गए, आप पूछे दीदी क्या कर रहे हैं? दीदी बोली बउआ पानी पूरी बना रहे हैं, तैयारी उसका मटेरियल का तैयारी कर रहे हैं। तो आप पूछेगा अच्छा बन जाएगा आपसे? दीदी बोली हाँ। आप मुस्कुराए, एक गिलास पानी भरे, जो जो मटेरियल सान के रखी थी, लोई कहिए या आटा, उस पर एक गिलास पानी आप डाल दिए। अब क्या होगा? तब तो भयंकर युद्ध होने वाला है। आप उसको इसी चीज़ से याद रखिएगा। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी फेंक देना, मतलब आप क्या किए? टू डिस्करेज बाय शोइंग इंडिफरेंस, आप क्या कर दिए? सामने वाला को डिस्करेज कर दिए। कैसे डिस्करेज किए? बाय शोइंग इंडिफरेंस, अंतर दिखाकर डिस्करेज कर दिए। हिंदी में क्या लिखिएगा? पानी फेर देना। क्या कर देना? पानी फेर देना। चलिए 160 देखिए, टू बर्न वंस फिंगर्स, अपना ही, वंस मतलब खुद का, अपना ही उंगली जलाना। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या खुद को हानि पहुंचाना। आप अपना ही उंगली जला रहे हैं, ये तो आप खुद से भी याद रिलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? टू सफ़र अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, खुद का ही एक्शन था जिसके कारण उसका क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस आप ही पर बीत रहा है, आप ही को झेलना पड़ रहा है। टू सफ़र अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, ठीक है। 160 देखिए, टू क्राई उल्फ, देखिए उल्फ मतलब होता है भेड़िया। भेड़िया जब चिल्लाता है तो इसका मतलब होता है कि झूठ मूठ का शोर मचाना है, कुछ हुआ नहीं, शोर मचाने लगा, उसी को कहते हैं कि टू क्राई उल्फ, ठीक है। तो इसको आप लिखिए कैसे? टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हैं? ज़रूरत के लिए पुकार रहे हैं, इसी को कहेंगे कि भेड़िया का चिल्लाना है, मतलब झूठ मूठ का शोर मचाना, ठीक है। आगे 162 देखिए, टू गो अराउंड इन अ सर्कल, देखिए आप सर्कल में से घूम रहे हैं, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप समय बर्बादी किए, क्योंकि आप वहीं पहुंच गए जहाँ पे आप थे। अगर आपका मोटिव नहीं है कि कैलोरी बर्न करना है या कुछ फिटनेस है, ऐसे ही आप ऐसे घूम रहे हैं गोल 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 गोल, तो आप क्या कर रहे हैं? फालतू काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? समय का बर्बादी कर रहे हैं। इस तरह से आपको रिलेट करना है। लिखिएगा क्या इंग्लिश में? टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्राइवियल थिंग्स, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि कुछ फ़ायदा है नहीं, आप अपना समय और एनर्जी को ही बर्बाद कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं टू रन या टू गो इन सर्कल। 163 देखिए, टू कीप द उल्फ अवे फ्रॉम द डॉग, तो देखिए आपको इसको कैसे याद रखना है। उल्फ जो होता है, भेड़िया जो होता है, हमेशा भूखा होता है। क्या होता है? हमेशा भूखा, जो दिखा उसको नोचने खाने लगा। तो भेड़िया हमेशा क्या होता है? भूखा होता है। और आपको क्या करना है? उल्फ को डोर के बाहर ही अवे ही रखना है। तो इसका मतलब हो गया कि भूख को भी आप बाहर रखना चाह रहे हैं। भेड़िया भूख से रिलेटेड है, और आप भेड़िया को बाहर रख रहे हैं, मतलब आप भूख को भी बाहर रखना है। तो इसका हिंदी में मतलब हो गया भूखमरी से बचना। इंग्लिश में लिखिएगा टू कीप ऑफ स्टारवेशन, टू कीप ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। 164 देखिए, टू मेकअप वंस माइंड, अब आप अपना दिमाग को कोई चीज़ के लिए मेकअप कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, ये तो सिंपल से आप समझ गए होंगे। इसका मतलब हो गया क्या? निश्चय करना। टू डिसाइड व्हाट टू डू, आप सोच लिए कि अब हमको क्या करना है, इसी को बोलेंगे कि टू मेकअप वंस माइंड। 165 देखिए, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, खुद का ही चक्का है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं आप? उस चक्के में स्पोक डाल रहे हैं। स्पोक होता है चक्का में जो लगा होता है,
लंबा लंबा गोल गोल जैसा, लंबा गोल में स्पोक ही उसको बोलते हैं। तो चक्का में जब तक फिट है वो ठीक है, वो आपको चलने में मदद करेगा। लेकिन बाहर से अगर आप चक्का में स्पोक डालेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं। इसको कहते हैं बाधा डालना। तो याद रखिएगा, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब होता है टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की राह में क्या करना, डिफिकल्टी डाल देना, इसी को बोलेंगे टांग अड़ाना। ठीक है। 166 देखिए, टू टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है पनिश्ड। इसका मतलब होगा पनिश्ड। टू टेक द टास्क, पनिश्ड, ये याद रख लीजिएगा, इजी है। 167 देखिए, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होगा, देखिए पहले समझिए, आपको याद कैसे करना, रिलेट कैसे करना है। न्यू लीफ लिखा है, न्यू पत्ता। आप देखते होंगे कि पेड़ से पुराना पत्ता जब टूटता है तो पुराना पत्ता का कलर अलग रहता है। जब न्यू पत्ता पेड़ से निकलता है तो उसका कलर एकदम अच्छा लगता है, देखने में सुंदर सा कलर दिखता है, और वो फिर धीरे धीरे वो भी बड़ा होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब नया जीवन शुरू करना। जिस तरह से पत्ता नया निकलता है तो उसका नया जीवन शुरू होता है, फिर वो कुछ महीना तक जिंदा रहेगा, फिर पतझड़ के मौसम पे फिर वो मर जाएगा, फिर नया निकलेगा। तो इस तरह से नया निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है। तो आपको लिखना है क्या, टू बिगिन अगेन, टू बिगिन अगेन लिख देना है, यही हो जाएगा आपका टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मीनिंग। ठीक है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मीनिंग हो जाएगा टू बिगिन अगेन। ठीक है, आगे देखिए 168, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट जो मतलब होता है उसका मतलब होता है मुट्ठी। ठीक है, अब किसी इंसान का मुट्ठी बंद है तो उस इंसान के हाथ से पैसा निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इस तरह के इंसान को क्या बोलेंगे कि बहुत कंजूस आदमी है। कैसा आदमी है, कंजूस। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखिएगा, अमाइजर मैन, या कुछ नहीं लीजिए, अमाइजर लिख दीजिएगा। ठीक है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब अमाइजर। 169 देखिए, अ सी चेंज। देखिए पहले इसको रिलेट कीजिए कि अगर समुंदर चेंज हो रहा है तो क्या छोटा मोटा चेंज लाएगा, नहीं लाएगा। छोटा मोटा चेंज कौन लाएगा, छोटा सा पॉन्ड लाएगा, है कि नहीं, छोटा सा तालाब लाएगा, या उससे थोड़ा और कुछ भी, जो भी गड्ढा गुड्ढा रहता है वो सब छोटा छोटा चेंज लाएगा। लेकिन समुद्र जिसमें बहुत सारा पानी है, अनंत पानी है, वो अगर चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अ सी चेंज मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अ सी चेंज का इंग्लिश लिखिएगा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी हो जाता है पूर्ण परिवर्तन। 170 देखिए, अ वेट ब्लैंकेट, गीला चादर, रजाई, कंबल जो आप बोलते होंगे। तो देखिए इसको रिलेट इस तरह से करना है कि ठंडा का मौसम है और आप अपना नींद का मज़ा उठा रहे हैं, सो रहे हैं चादर ओढ़ के, और कोई ऐसा एक आदमी है, वो क्या किया, दूसरा रजाई या कंबल को पानी में डुबा कर आपके ऊपर उड़ा दिया। तो हो गया आपका खुशी बर्बाद। जो नींद का खुशी आप ले रहे थे, मज़ा आ रहा था, आपको आनंद मिल रहा था नींद का, वो क्या हो गया, चौपट कर दिया वो। इसका इंग्लिश क्या लिखिएगा, अ पर्सन हु डिस्करेजेज इंजॉयमेंट, ऐसा आदमी जो कि इंजॉयमेंट को ही बर्बाद कर दे। किसका मीनिंग हो जाएगा, अवेट ब्लैंकेट का। ठीक है, हिंदी में क्या होता है इसका अर्थ, कबाब में हड्डी। क्या होगा, कबाब में हड्डी। अवेट ब्लैंकेट का अर्थ होगा अ पर्सन हु डिस्करेजेज इंजॉयमेंट। ठीक है, आगे देखिए 171, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, विदाउट एनी सीक्रेट लिख दीजिएगा, या ऑनेस्ट एंड फ्रैंक लिख सकते हैं। 172 देखिए, एक्लीज हिल लिखा हुआ है। तो देखिए एक्लीज कौन था, तो ये एक ग्रीक हीरो है। ठीक है, ग्रीक हीरो है एक्लीज। वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है, शरीर से बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकत है उसमें, लेकिन उसका जो हील है वो क्या है, बहुत कमज़ोर है। इस तरह से आपको रिलेट करना है। एक्लीज बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसका हील, जहाँ हील दिख जाए एक्लीज का तो आप समझिएगा उसका हील क्या है, कमज़ोर है। तो आपको लिख देना है अ वीकनेस या वल्नरेबल पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं 173, अगेंस्ट द क्लॉक, बहुत तेज़ी से काम करना। देखिए क्लॉक जो है, मान लीजिए कि 1 घंटा में 60 मिनट ही होता है क्लॉक में। आप क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि 1 घंटा का काम आप क्या कर दे रहे हैं, 20 मिनट के ही अंदर पूरा कर दे रहे हैं। 1 घंटा वाला काम आप 20 मिनट में पूरा करके दे दिए। इसका मतलब क्या हो गया, आप क्लॉक के अगेंस्ट चले गए। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखिएगा, वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन। डेडलाइन के अंदर ही क्या कर दिया, कोई काम को बहुत ज़्यादा फास्ट करके कंप्लीट कर दिए। हिंदी में समझिएगा, बहुत तेज़ी से काम करना। ठीक है, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन। 174 देखिए, बी इन द रेड। बी इन द रेड का मतलब क्या होता है, लाल किसका निशानी है, लाल है खतरा का निशानी। और ऐसा बोल सकते हैं कि लाल
मतलब लॉस का भी निशानी है। खतरा कैसा हो गया, अगर आप कोई चीज़ में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, ग्रीन से उसको सिंबल कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉस हो रहा तो आप रेड से उसको सिंबलाइज कीजिएगा। तो बी इन द रेड मतलब टू बी इन अ लॉस और डेप्थ, ठीक है। घाटा में रहना या कर्जा में रहना, इसी को कहेंगे बी इन द रेड। आगे है 175 बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज समझिए, रोज मतलब गुलाब, गुलाब का ही बेड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा सिचुएशन है कि आप एकदम आनंदमयी है। हिंदी में होगा सुखद स्थिति, इंग्लिश में लिखिएगा अ प्लीजेंट सिचुएशन, या ये याद नहीं रहा तो लिखिएगा एन इंजॉयबल स्टेट। आगे है 176 बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर देखिए, फ्लॉक्स टुगेदर, इस तरह का एक प्रोवर्ब है। तो देखिए इसको आप समझना है कि मान लीजिए कबूतर है, कबूतर का सबका कबूतरों है, प्लूरल लगा दिए हैं तो ढेर सारा कबूतर का पंख तो एक ही जैसा होगा, डिज़ाइन सबका एक जैसा होगा, थोड़ा सा रंग का हेर फेर हो जाता है, लेकिन डिज़ाइन पंख का सबका एक होगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, तो आप समझिएगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि सेम फेदर वाला जो कबूतर होता है वो जहाँ भी झुंड में जाएगा, जहाँ भी खाएगा तो झुंड में खाएगा, एक ही थाली में। किसी का भी गेहूँ पे, अगर छत पे गेहूँ डाला हुआ सूखने के लिए, कबूतर आएगा 10-20 एक बार में और वहाँ पे अपना कांड करना स्टार्ट कर देगा। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मतलब पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर और इंटरेस्ट। या फिर ये याद नहीं रहा तो लिखिएगा सिमिलर इन मैनी वेज। 177 है बाइट द डस्ट। अब बताइए, डस्ट है, डस्ट को आप बाइट कीजिएगा, ऐसा रिलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। धूल आदमी कब बाइट करता है, बाइट मतलब हुआ काटना, लेकिन इसको आपको रिलेट करके चलना, काटना नहीं चाटना से। तो धूल आप देखेंगे, कुश्ती अगर हो रहा है कहीं पे और जो हारने वाला जो नीचे गिर गया तो उसका मुंह जाकर धूल में सट जाता है, मतलब वो क्या कर गया, धूल चाट लिया। इसका इंग्लिश में मीनिंग लिखिएगा सफ़र है डिफीट, मतलब वो हार गया, ठीक है। या फिर आप इसको टू डाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू डाई को अगर रिलेट करना तो ऐसे याद रखिएगा कि धूल को क्या कर रहा है, काट काट के खा रहा है। बाइट द डस्ट मतलब धूल को काट काट के खा रहा है, और धूल में क्या है, बहुत सारा बैक्टीरिया, वो उसके पेट में जाएगा और वो क्या कर जाएगा, मर जाएगा। बाइट द डस्ट मतलब सफ़र अ डिफीट या फिर टू डाई, इस तरह से रिलेट करके लिखिएगा। 178 है कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है जीत हासिल करना, विन अ विक्ट्री। अगर मान लीजिए कि आप सुबह उठे और सुबह जैसे आँख उठे, बेड से नीचे उतरे, 2 कदम चले, ठेस लगा, गिर गए, आपका दिन का क्या हो गया, शुरुआत ही ख़राब हो गया है, ठीक है। लेकिन वही सुबह उठ के आप सब कुछ सुबह में अच्छा हो रहा है तो आप चाहिएगा कि आज तो बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, ये दिन आज लगता है कि पूरा लंबा इसी तरीक़ा से चले तो कितना अच्छा रहेगा, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। तो अच्छा वाला दिन में आप चाह रहे हैं कि कैरी करें, सेम चीज़ इसी तरह से कैरी होते चल जाए पूरा डे में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप सुबह से उठते साथ ही आपके साथ अच्छा हो रहा है, आप जीत हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिलेट करके लिखिएगा विन अ विक्ट्री। कैरी द डे मतलब विन अ विक्ट्री। देखिए 179 है कैच अ टार्टर। देखिए टार्टर का बहुत सारा मीनिंग होता है, मैं आपको एक मीनिंग बता रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए। तो देखिए शराब मान लीजिए कि बहुत बड़ा क्वांटिटी में रखा हुआ है, हम लोग का टंकी छत का 1000 लीटर होता है, उस तरह का आप समझ लीजिए कि 100 उसका गुना कर दीजिए 100 से, तो 100,000 टंकी है, इतना बड़ा में क्या है, शराब डूबा हुआ है, उससे पूरा शराब भरा हुआ है। और उस शराब का सबसे निचला जो हिस्सा हो जाएगा, तलछट्टी जिसको बोलेंगे, सबसे नीचे, वो क्या हो गया, तलछट्टी। और वहाँ पर कोई आदमी जाके छुपा हुआ है। आप उस शराब में अगर कोई आदमी ऊपर तैर रहा होगा तो आप उसको पकड़ के उसको कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंदर में पूरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और वो आपके लिए कैसा इंसान हो जाएगा, तो डेंजरस पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंजरस पर्सन, क्योंकि आपको बहुत नीचे तक जाना है टंकी के, फिर उसको पकड़ के निकालना है। तो याद रखिएगा कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर मतलब क्या हो जाएगा, टू कैच अ डेंजरस पर्सन। टू कैच अ डेंजरस पर्सन हिंदी में होता है क्या, अपने से बलवान से भिड़ना, ठीक है। आगे देखिए 180 क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। इसका मतलब होता है समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटाना। देखिए ब्रिज को आप समस्या लेकर चलिएगा, ठीक है। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको ब्रिज दिख गया, आप जान रहे हैं कि ब्रिज क्या है, मेरे लिए खतरा है, लेकिन आपको उस रास्ता से जाना ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन आप शुरू में ही क्रॉस नहीं किया, आप मान लीजिए कुछ दूर से आ रहे थे, आप उस ब्रिज को देखते जा रहे थे और क्या सोचे मन में कि ठीक है अभी तो दूर है, लेकिन पास जब जाएंगे तब उसको देखेंगे, तब उसको क्रॉस कर लेंगे।
तो इसको लिखिएगा क्या इंग्लिश में, डील विथ अ प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ इट अराइजेज, मतलब वैसा प्रॉब्लम से डील करना जब वो आए या जब अराइज हो तब, ठीक है। या लिखिएगा डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो तभी कोई चीज़ से डील करना, उसी को कहते हैं क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। हिंदी में समझिए लिखा है, समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटाना, ठीक है। 181 देखिए, क्रॉस योर फिंगर, ये तो बहुत ईजी है, आप लोग करते भी होंगे, उंगली ऐसे क्रॉस कर दिया मतलब क्या हो गया, ये गुड लक हो गया। तो इसका इंग्लिश लिखिएगा टू विश फॉर गुड लक और सक्सेस। आगे है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का हिंदी देखिए क्या लिखा है, अव्यावहारिक या अनुचित अनुरोध करना। आप देखिए, आपको समझना कैसे, क्राई फॉर द मून, एक बच्चा सोया हुआ है छत पे, मून दिख गया, चांद दिख गया, अब वो क्या कर रहा है कि मम्मी या अपने पापा को बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, चांद चाहिए। चांद के लिए क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है। तो क्या ये व्यावहारिक अनुरोध है, मतलब वो जो मांग रहा है कि पापा हमको चांद चाहिए, ये सही है, नहीं सही है। आपको इंग्लिश में क्या लिखना है, टू एस्पायर टू पोजेस समथिंग बियॉन्ड वंस रीच, ऐसा चीज़ के लिए पोजेशन दिखाना जो क्या है कि किसी एक के लिए उसके पहुंच से बहुत दूर है, ठीक है, उसको कहेंगे क्या, क्राई फॉर द मून। चलिए आगे देखिए 183, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो बहुत बार आप लोग भी यूज किए होंगे। मतलब क्या है कि केवल बाहरी दिखावे से अंदर क्या चीज़ है उसको नहीं जज करना चाहिए, पूर्ण अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इंग्लिश में लिखिएगा, वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है। जैसे गांधी जी थे, वो क्या किए, भारत जब आए तो वो भी आम, देखे कि आम जनता जो है अधिकतर के पास वस्त्र तक नहीं है पहनने के लिए, तो वो भी काठियावाड़ी धोती का उपयोग करने लगे, नॉर्मल सा जैसे बाकी सब गरीब लोग रहते थे उस तरह का ज़िंदगी बिताने लगे। और गांधी जी को देखकर ब्रिटेन के पीएम चर्चिल क्या बोले थे कि नंगा फकीर है, भूखा है, भूखा नहीं नंगा फकीर बोला था। क्या किया, वो बाहरी गांधी जी का बाहरी अपीयरेंस देख के क्या क्या अनुमान लगा लिया कि ये फकीर है, लेकिन गांधी जी कौन थे आप लोग को पता है, कितना बड़ा बड़ा आंदोलन कर दिए थे और अंग्रेज तक को हिला कर रख दिए थे। तो इसी तरह से याद रखिएगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब यू शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है। आगे है 184, डंकीज ईयर, गधा का साल है। अब देखिए, हम लोग इंसान हैं तो हम लोग को 365 दिन बहुत लंबा टाइम लगता है, और जो गधा है उसको तो क्या होगा, तो ये बहुत आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा। गधा का ये साल मतलब कि बहुत लंबा समय, अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं, ईजियर सेड देन डन, इसका मतलब होता है कहना आसान है करना मुश्किल। ईजियर सेड, बोला क्या गया कि ईजियर है, लेकिन अभी किया नहीं है, डन काम करने से पहले ही बोल दिया है कि क्या ईजियर है, इस तरह से आप रिलेट कीजिए। इसका मतलब कि बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, कहना आसान है करना मुश्किल। इंग्लिश में लिखिएगा, नॉट एज ईजी एज इट अपीयर्स टू बी, इतना भी आसान नहीं है जितना कि दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 186, फॉल फ्लैट, इसका मतलब होता है असफल होना, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा अनसक्सेसफुल, फॉल फ्लैट, इसको ऐसे याद रखिए कि आप गिरे, और गिरे भी तो कैसे, फ्लैट होकर गिरे, चिताने गिरे, ना उठ पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं, मतलब आप क्या हो गए हैं, असफल हो गए हैं, अनसक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है। 187 देखिए, फीदर इन वंस कैप, इसका मतलब होता है चार चांद लगाना, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई टोपी है और टोपी में आप क्या किया, फीदर लगाएं, पंख लगाएं, किसका, मोर का, ठीक है। तो आपका टोपी को क्या हो गया, तो चार चांद टोपी पे लग गया। या फिर आप अपने पे देखिए कि आप टोपी पहने हैं जिसमें कि मयूर का पंख लगा है, मोर का पंख लगा है, तो क्या होगा, आपका चेहरा चांद जैसा चमकेगा, लगेगा कि वाह बहुत अच्छा, कन्हैया जी आए हैं, ठीक है। इस तरह से रिलेट कीजिएगा। फीदर इन वंस कैप मतलब कि अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, या फिर याद रखिएगा एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ। आगे है 188, 40 विंग्स, इसका मतलब होता है झपकी, 40 विंग्स मतलब झपकी। इंग्लिश में लिखिएगा अ शॉर्ट नैप या फिर स्लीप ड्यूरिंग द डे, अ शॉर्ट नैप या फिर स्लीप ड्यूरिंग द डे। इसको रिलेट कैसे रखिएगा, विंग्स मतलब होता है झपकी। आप मान लीजिए कि झपकी मार रहे हैं, 40 बार मार रहे हैं, ठीक ना, तो इसका मतलब आप नींद तो नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, छोटा सा शॉर्ट नैप ले रहे हैं, ठीक है। या फिर लिखिएगा क्या, स्लीप ड्यूरिंग द डे। चलिए आगे देखते हैं 189,
फ्रॉम रेग्स टू रिचेस, इसका मतलब होता है रंक से राजा। ये तो आप यहीं से रिलेट कीजिएगा, रिच मतलब राजा, रेग्स मतलब गरीब, रंक भिखारी, जो भी बोले। इसका इंग्लिश लिखेगा टू गो फ्रॉम वेरी पुअर टू बीइंग वेरी वेल्दी, मतलब बहुत गरीब से फिर आगे ऊंचाई तक जाते हुए कहाँ पहुँचना, वेरी वेल्दी तक पहुँच जाना, ठीक है, बहुत राजा हो जाना रंक से। 190 है गेट ऑन समबडीज नर्व्स। देखिए हम लोग की तरफ ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारा नस पकड़ ली है, ठीक है। अब कैसा नस पकड़ा पता नहीं, लेकिन नस पकड़ लिए। तो अगर आप किसी का नस पकड़ लिए हैं तो आप जानते हैं कि वो कब खुश हो सकता है, आपका किस बात पे दुख हो सकता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब आप उसको चाहिएगा तो चिढ़ा भी सकिएगा, इरिटेट भी कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब एनॉयज मी या फिर टू बी एन इरिटेंट, ठीक है, किसी का दिमाग खराब करना, ये हो जाएगा। 191 देखिए, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होना डांटना, ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा स्कॉल्डिंग। गेट अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसको याद कैसे, रिलेट कैसे कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका दिमाग है एकदम चिड़चिड़ा हुआ, पूरा चिड़चिड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए। हालांकि ये पीस कोई और पीस है, टुकड़ा वाला पीस है, शांति वाला नहीं है, बस रिलेट करके आपको समझा रहे हैं। आपको शांति चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, किसी पे चिल्ला दीजिएगा, चिल्ला कर गुस्सा आप अपना निकाल दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, आप आराम से फिर जो करना होगा कीजिएगा। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब हो जाएगा स्कॉल्डिंग, ठीक है। 192 देखिए, गो डाउन लाइक अ लीड बैलून। गो डाउन लाइक अ लीड बैलून का मतलब होता है दर्शकों द्वारा बुरी तरह से नकारा जाना, पूरी तरह से विफल होना। इंग्लिश में लिखिएगा टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, ठीक है। इसको रिलेट इस तरह से कीजिएगा कि मान लीजिए एक बैलून है, बैलून को हवा भर के जब हीलियम भर के उड़ाते हैं तो अच्छा ऊपर जाता है, ठीक है। जब ऊपर जाता है तो उसको बहुत सारा दर्शक देखता है, देखो बैलून उड़ रहा है, बैलून उड़ रहा है, ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया। लेकिन वही बैलून अगर नीचे आने लगता है, डाउन होने लगता है बैलून, तो फिर एक समय आता है कि उसको कोई देखता भी नहीं है। और जब नीचे आ गया तो कोई पूछता भी नहीं कि कहाँ गया वो बैलून जो उड़ रहा था। तो नीचे आ रहा अगर बैलून, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑडियंस जो है उसको नज़रअंदाज करेगा, नकारा जाएगा। इंग्लिश में लिखिएगा टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, ठीक है। 193 है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रूइंड, इंग्लिश में, हिंदी में हो जाएगा बर्बाद हो जाना। अगर देखिए समझिए इसको रिलेट कैसे करना है। अभी नॉर्मल टाइम क्या होता है, कुत्ता के पास आप कब जाते हैं, अगर आपको कुछ देना हो तभी गए। लेकिन कभी आप पागल को देखें, पागल को जब आप देखिएगा तो एनी टाइम पागल के पास आपको 90% है कि एक कुत्ता दिखेगा। पता नहीं कैसे दोस्ती हो जाता है पागल के साथ कुत्ता का, लेकिन पक्का एक कुत्ता जरूर दिखेगा आपको, ठीक है। तो गो टू द डॉग, हाँ कुत्ता के पास जाना है तो आप कुत्ता के पास कब जाइएगा, अगर आप बर्बाद हो गए तब। और अगर आप बर्बाद हो गए तो आप पागल भी हो जाएंगे, इस तरह से आपको रिलेट करना है। तो गो टू द डॉग्स मतलब आप बर्बाद हो गए हैं, इंग्लिश में लिखेगा टू बी रूइंड, ठीक है। और नहीं तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, डिटोरिएट शॉकिंगली, ठीक है। आगे क्या, 194 ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मान लीजिए कि इसको रिलेट करते हैं पहले। थंब जो है आपका अंगूठा है वो ग्रीन हो गया है, हरा हो गया। हरा कैसे हो जाएगा आपका अंगूठा, तो आपको जो है गार्डनिंग में, बागबानी में क्या आपका रुचि है, आप क्या करते हैं डेली सुबह उठ के 500 पेड़ लगा देते हैं अपना बागान में, छोटा छोटा पौधा लगाते हैं फूल का, जिससे आप फूल को पकड़ते हैं, फूल का पेड़ को पकड़ते हैं तो आपका अंगूठा भी क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। इस तरह से याद रखना है कि ग्रीन थंब मतलब आपको बागवानी में रुचि है। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ठीक। आगे है 195 हुई एंड क्राई, इसका मतलब हो जाएगा कोलाहल। कोलाहल मतलब होता है बहुत हल्ला करना, ठीक ना। तो देखिए इसको रिलेट कीजिएगा कि हुई 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 कौन करता है और चिल्लाता कौन है, बच्चा लोग करता है ऐसा, हुई 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 और चिल्ला रहा, क्राई कर रहा है, कौन करेगा, तो बच्चा लोग करेगा। तो इसको आप इंग्लिश में क्या लिखिएगा, अनॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा, अनॉइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। 196 है इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब क्या होता है, असहज होना, ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा टू फील अनकम्फर्टेबल, ठीक है। ईज मतलब होता है आराम, ठीक है। और आराम क्या हो रहा है, आपका इल हो रहा है, बीमार हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से रिलेट कीजिएगा। आराम आपका बीमार हो गया, कैसे, इसका मतलब कि आप कंफर्टेबल नहीं है, तो इंग्लिश में लिखिएगा टू फील अनकम्फर्टेबल, असहज होना। आगे 197 लर्न या फिर नो द रोप्स। रोप्स मतलब होता है रस्सी, ठीक है।
और उसको आप अगर जानते हैं या याद या लर्न किए हैं, सीखे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है काम के तरीके समझ गए हैं। ठीक है, रस्सी जो है, रोप जो है, बहुत काम की चीज़ है। इसका बहुत सारा काम है। कुआं से पानी निकालना और रस्सी, जल्लाद किसी को फांसी देता है क्रिमिनल को, तब रस्सी, कोई चीज़ को बांध कर खींचना तब रस्सी। मतलब बहुत रस्सी बहुत चीज़ का काम का चीज़ है। और अगर आप रस्सी को जानते हैं, नो मतलब जानना, या उसको सीखे हैं, इसका मतलब क्या है, तो आप काम के तरीके समझते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा लर्न टू डू पार्टिकुलर जॉब्स। ठीक है, लर्न द रोप्स मतलब लर्न टू डू पार्टिकुलर जॉब्स। 198 देखिए, लेंड मी योर ईयर। तो देखिए इसको इस तरह से याद रखना है कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका कान आपके सुनने के लिए है लेकिन आप सुन नहीं रहे, आप दूसरा दिमाग में आपका कुछ और चल रहा है, आप खोए हुए हैं। तो हम आपसे क्या बोलेंगे कि गब्बर यह कान मुझे दे दे। ठीक है, ऐसा बोलेंगे तो आप फिर क्या हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा। फिर आप समझिएगा कि सर ऐसा क्यों बोले कि कान दे दो, तो तुम्हारा कान जो है कोई काम का नहीं है, इस तरह से सर क्यों बोले। लगता है कि हम सर का बात को ध्यान से नहीं सुन रहे थे, इसलिए बोले सर कि ये कान मुझे दे दो। तो इसका इस तरह से याद रखिएगा, तरीका याद करने का। इंग्लिश में लिखिएगा क्या, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन। किसी से पोलाइटली क्या कहना है कि अपना अटेंशन मुझे दो, मतलब मेरा बात ध्यान से सुनो। इंग्लिश में होगा कान लगाकर सुनना है। ठीक है, आगे है लूज योर मार्बल्स। देखिए इसको इस तरह से याद रखिएगा कि बच्चा में हो सकता है कि आप लोग भी मेरे जैसा गुल्ली खेले होंगे। गोल गोल मार्बल्स होता है, कंचे जिसको बोलते हैं। 1 रुपये में 4 गो मिलता था मेरे टाइम पे, अभी तो पता नहीं कब कैसे मिलता होगा। तो उस समय हम लोग गुल्ली लेके आते थे या कंचे लेके आते थे। अगर वो खो जाता था, हेरा जाता था, तो हम लोग पागल जैसा करने लगते थे, पूरा रोने लगते थे, पैर हाथ पटकने लगते थे। इस तरह से आपको याद रखना है कि लूज योर मार्बल मतलब पागल हो जाना। इंग्लिश में लिखिएगा टू बिकम मेंटली डिफिशियंट या फिर बिकम इनसेन। तो यही ठीक है, जो आपको याद लगे वो याद कीजिए। तरीका मैं बता दिया कैसे रिलेट करके रखना है। लास्ट है 200 नंबर, ऑन थिन आइस। अब देखिए समझिए इसको, पतला सा आइस है, उसी पे यार आप क्या है, लेटे हुए हैं। इसको आपको कैसे रिलेट करना है, मान लीजिए कि ऐसे तो आप लोग मूवी देखे ही होंगे, शौक नाम का हॉलीवुड मूवी रहता था, उसमें लोगों को अलग अलग टाइप से अलग अलग सजा दिया जाता था। तो मान लीजिए कि आपको क्या किया गया है, 4 रस्सी है, मतलब नॉर्थ से साउथ तरफ एक रस्सी है, एक है रस्सी इधर से तो ईस्ट और वेस्ट से। इस चार डायरेक्शन में जो रस्सी लगा हुआ उसके बीच में आपको एक बर्फ़ का सिल्ली पे लिटा दिया गया है। ठीक है, और नीचे क्या रखा गया है, तो नीचे रख दिया है भाला, मतलब तलवार रख दिया है। और आप तलवार से कुछ ऊंचाई पर रस्सी के ऊपर बर्फ़ का सिल्ली है, उस पर आपको लिटाकर बांध दिया गया है। ठीक है, बर्फ़ पिघल रहा है और आप नीचे धीरे धीरे उसके कम आ रहे हैं, मतलब बर्फ़ गलेगा तो क्या होगा, एक समय गल के पूरा पतला होगा, उसके बाद बर्फ़ तो ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद आप जिस पे बर्फ़ पे लेटे थे, आप लेटे तो नहीं रहेंगे, फिर आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, तलवार के नोक पर गिरेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि ऑन थिन आइस मतलब पतला बर्फ़ पे। तो आपका ये सिचुएशन कैसा है, बर्फ़ गलेगा तो आप क्या हो जाइएगा, मर जाइएगा, गिरिएगा तो भाला भोंकाएगा या तलवार भोंका जाएगा। तो इसको आप लिखना है क्या, तो जोखिम भरी स्थिति में हिंदी हो गया, इंग्लिश में लिखिएगा डेंजरस और रिस्की सिचुएशन, डेंजरस और रिस्की सिचुएशन। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश किया कि बाकियों से थोड़ा हटकर वीडियो बनाऊं, पता नहीं सक्सेस रहा ये क्लास मेरा या नहीं। अगर आप लोग को 50 में से 25 भी अगर याद हो गया होगा क्लास पे, तो मेरे लिए ये आज का क्लास बहुत अच्छा है। मैं जो चाहा हूँ वो आप लोग तक पहुँचा दिया। तो ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।